नमस्कार दर्शकों, स्पेशल गेस्ट की इस कड़ी में आज मैं ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाह रहा हूँ जो एक इतिहासकार है, कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं इन गुरु का शिष्य भी रहा हूँ, लेकिन आज ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये मेरे साथ हैं और ये अपने जीवन परिचय से लेकर इनकी जो इतिहास की विधा है उसके बारे में आप तक अपनी बात रखेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी से। सक्सेना साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सक्सेना साहब कि आपने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया। आप हमारे दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में जानकारी देंगे तो अच्छा लगेगा। बूंदी में मेरा जन्म हुआ 1952। जी। फिर 1966 में एक सीवियर गन एक्सीडेंट से विजन लॉस हुआ, आईसाइट का रिवाइवल नहीं हुआ। फिर दोबारा 10th क्लास से अपने स्टडीज आरंभ की। जी। एमए हिस्ट्री में किया गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से। फिर 81 में पीएचडी किया राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर से। जी। 76 में एमए करते ही गवर्नमेंट कॉलेज झालावाड़ में लेक्चर इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री अपॉइंटमेंट हो गया। जी। 79 में बूंदी कॉलेज में ट्रांसफ़र हो गया। फिर 84 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में ट्रांसफ़र करके आ गया। 83 में मेरी मैरिज हुई, सविता सक्सेना जयपुर की थी। जी। उनका ट्रांसफ़र जयपुर से कोटा ही हुआ। उस समय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था, जो आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, उसमें वो थी। हिस्ट्री और बूंदी स्टेट पर मैंने पीएचडी का वर्क किया है। जी। डॉक्टर सक्सेना साहब, जो स्थिति आपके साथ रही, पढ़ाई में भी कई बाधाएं आई होंगी, कैसे आपने उन सबको जीता? बाधा शब्द को नहीं सोचा जी। तो लगा पराजय कभी होती ही नहीं। एक्चुअली मेरे फादर बूंदी में एडवोकेट थे और एक बड़े शालीन और बहुत दबंग व्यक्तित्व के धनी थे। तो जब ये हुआ और मैंने 10th क्लास से स्टडीज़ को रिज्यूम किया, उन्होंने कहा अपने आप को विजुअली इम्पेयर्ड कभी सोचना ही नहीं है। तो उनसे एक वादा किया, कभी सोचूंगा भी नहीं, और ब्रेल सिस्टम या टेप रिकॉर्डर या ऐसी जो अप्लायंसेज होते हैं, आजकल तो डिजी प्लेयर भी आ गया है जिससे दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ाई में मदद मिलती है, जी। उस किसी का कभी मैंने प्रयोग किया ही नहीं। एमए तक उससे ही किया और अपने 36 वर्षों की राज्य सेवा भी उसी से ही करी अपनी स्मृति के आधार पर। और अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में कक्षाएं ले रहा हूँ। जी। पर मुझे लगा नहीं कभी बाधा आती है। अगर इंसान अपनी स्मृति और अपनी संपूर्ण कर्म शक्ति को समझ ले तो बाधा शब्द सोचने का समय भी नहीं मिलता। जी। डॉक्टर सक्सेना साहब, कोटा बूंदी के इतिहास की कोई यादगार घटनाएं, क्योंकि आप इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं, दर्शकों को बताएं। मैंने बूंदी पर पीएचडी किया और पीएचडी बूंदी पर भी कराया, कोटा के इतिहास पर भी पीएचडी कराया। करीब 10 विद्यार्थियों को मैं पीएचडी करा चुका हूँ। जी। और 6 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हैं इतिहास पर। 20 करीब शोध पत्र भी मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाए हैं अपने। मेरा अनुभव ये रहा कि कोटा बूंदी के इतिहास को अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए जी। तो बूंदी की तरफ आइए। बूंदी के हाड़ी रानी, चंदन कंवर और कुंभाहाड़ा, जिसने नकली दुर्ग के लिए अपने प्राण त्याग दिए रक्षा के लिए, जी। वो सभी को पता है। पर ये कम लोगों को पता है कि बूंदी नगर 3 मार्गों से तांत्रिक प्रतिमाओं से सुरक्षित था। अच्छा। बूंदी के राजा इस बात को जानते थे कि धार्मिक आस्थाओं का महत्व है,
तो उन्होंने स्थान स्थान पर कुएं बावड़ियों यानी जलाशयों के साथ साथ मंदिर भी बनवाए। मंदिर, मस्जिद, सूफी दरगाहें, जी ये सब आसपास इतने नज़दीक की स्थिति में थे कि लगा कि सांप्रदायिक सद्भावना, सामाजिक समरसता जीवन में अनुप्राणित हो रही थी। जी तो एक सूत्रबद्ध करके उन्होंने बूंदी को प्रशासकीय दृष्टि से संचालित किया। इसलिए बूंदी में चित्रकला का विकास हुआ, जिस पर मुगल, जैन, अपभ्रंश और अजंता जी शैलियों का प्रभाव पड़ा। बूंदी दुर्ग काफ़ी प्रसन्नता और चर्चाओं में रहा है सभी के। उसके लिए लिखा था रुडयार्ड किपलिंग, जो एक अंग्रेज अधिकारी था, जी कि इसे देवताओं ने अपने स्वप्न बनाया होगा, इट इज नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग। वाह, क्या बात और है। कोटा की तरफ आए तो कोटा के शासकों ने हाड़ा राज्य जब बना जी 1 दिसंबर 1631 को, ये बूंदी के ही छोटे भाई थे, छोटे भैये कहलाते थे। जी तो लेकिन कोटा का विकास हुआ तो वो तो अपनी भौगोलिक दृष्टि से और शासकों के प्रशासकीय मनोबल के कारण हुआ। जी तो इसके लिए कोटा में एक विशेष बात तो क्या थी कि कोटा और बूंदी के हाड़ाओं को मुगलों ने अपनी सेनाओं के हिरावल, ये हाँ, हमेशा फ्रंट में रखा, जी क्यों जानते थे कि इनकी कर्तव्य निष्ठा और स्वामी भक्ति का भारत में कोई जवाब नहीं है। मुगलों के अधिकांश युद्धों में हिरावल में हाड़ा ही रहे, ये इनकी बहुत बड़ा मानक था, जिससे भारतीय इतिहास में इनका महत्व है। जी इसके अतिरिक्त कोटा में आप देखिए अनेक गढ़ बनाए गए, 12 के 8 दुर्ग हैं। कोटा का दुर्ग राव माधो सिंह जो है प्रथम शासक थे, जी उन्होंने बनाना प्रारंभ किया। उसमें भी चित्र शैली जो बनाई गई, कोटा चित्र शैली, और यहाँ पर बड़े देवता जी की हवेली या अन्य हवेलियों में चित्र शैली है, जी उसमें बूंदी चित्र शैली में सोने के पानी का दुर्लभ प्रयोग किया गया है। कृष्ण भक्ति संबंधी पुष्टि मार्ग जो स्वामी वल्लभाचार्य का था, जी जी उसका प्रभाव यहाँ चित्र शैली पर पड़ा, वास्तुकला पर पड़ा। प्रतिमाएं भी उसी की बनाई गई। ब्रजराज संग्रहालय या दूसरी मूर्तियां हैं मंदिरों में, जी या जी तक्षण कला जो क्षार बाग में नजर आती हैं, या कोटा में छत्रविलास में, बूंदी में क्षार बाग में, जी उन सभी में कृष्ण भक्ति का पर्याप्त प्रभाव है। जी और विशेष बात जिस पर लोगों का ध्यान कम जाता है कि ये क्षेत्र अभी का नहीं है, ये तो मैंने राज्य स्थापित हुए, राजवंश स्थापित हुए तब से बताया। जी जी ये स्थान एंथ्रोपोलॉजिकली और आर्कियोलॉजिकली 1 से 1.5 करोड़ वर्ष ईसा पूर्व का है, जिसे मिजो प्रोटोजोइक पीरियड कहा जाता है, जी और इसका प्राचीनतम नाम था परियात्रा। अच्छा यहाँ पर हड़प्पा कालीन मुद्राएं मिली हैं। उस सभ्यता में आदि मानव के बनाए हुए प्रस्तर के उपकरण मिले हैं, बूंदी में भी, कोटा में भी। जी लगभग 50,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर और मृदा भांड तक काल के सिंधु सभ्यता कालीन यहाँ पर शैल चित्र मिले हैं। जी बूंदी में 10-12 स्थल ऐसे, कोटा में आलनिया और दरा में भी शैल चित्र मिले हैं, जिन पर रिसर्च काफ़ी हुई है। जी तो आदि मानव की यहाँ पर सभ्यता का विकास काफ़ी हो चुका था। तो पूरी सभ्यता एक सूत्रबद्ध थी, जी धार्मिक सद्भावना थी, कला में भी एकरूपता थी, और इसके अलावा सामाजिक जीवन में भी यहाँ सरसता, प्रफुल्लता, संगीत में, वाद्य यंत्रों के प्रयोग में, सभी में एक प्रकार की अल्हड़ता, स्फूर्ति थी। जी जी डॉक्टर सक्सेना साहब, महाकवि सूर्यमल मिश्र बूंदी, जिनका नाम आज विश्व जगत है, ऐसे कवि थे जो कभी झुके नहीं, और स्वतंत्रता संग्राम में भी जिनकी मतलब यादें ताजा है, उस पर क्या मत है सर आपका? बूंदी राज्य कविवर सूर्यमल मिश्र जो कविराजा भी थे, उनके पितामह थे बदन सिंह, जी उन्हें कविराजा की उपाधि दी गई थी। वो स्वभावतया स्वतंत्रता प्रेमी थे। जी उन्होंने अपने एक पत्र में रतलाम के ठिकाना पीपलिया के ठाकुर साहब को लिखा जी कि अगर जो अंग्रेज इस बार रह गया तो 100 वर्ष तक नहीं जाएगा।
संपूर्ण भारतवर्षी एकजुट हो जाओ और इस वक्त राजा लोग हमारा विरोध करें तो भी मिलजुल कर एकत्र होकर अंग्रेजों पर टूट पड़ो। जी और उसका प्रभाव ये रहा उनके पत्रों का कि कोटा में भी क्रांति हुई। कोटा में यहाँ के सेनाधिकारियों मेहराब खां, लाला जयदल आदि ने विद्रोह किया। बूंदी वासियों ने तात्या टोपे को, बूंदी का एक गांव है खीरनिया, वहाँ पर शरण दी, उसको जी धन संपदा भी दी। और बूंदी के राजा महाराज राजा राम सिंह थे, उन्होंने नकली संघर्ष का अभिनय जरूर किया, लेकिन बूंदीवासी तहे दिल से 1857 क्रांति के समर्थक थे। और जब लेकिन महाराज राजा राम सिंह जब खुलकर जी अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं आ पाए, क्योंकि बूंदी वालों की 1818 में संधि हो चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, जी कोटा वालों की 1817 में हो चुकी थी, तो संधि के अंतर्गत ये क्रांतिकारी साथ नहीं दे सकते थे। किंतु बूंदी वालों ने, महाराज राजा राम सिंह ने जब खुलकर साथ नहीं दिया तो सूर्यमन मिश्र तो नाराज हो गए जी कि अपना महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ वंश भास्कर हाँ उसे हाँ लिखना उन्होंने बंद कर दिया। जी जी लेकिन उस बीच में उन्होंने वीर सतसई नामक एक ग्रंथ लिखा। सतसई एक काव्य खंड है जिसमें राजपूती शौर्य और बूंदी की कीर्ति पताका जी को इतनी उज्ज्वलता प्रदान की कि उसका साहित्य जगत में एक अपूर्णीय नाम है। और इसके अलावा अभी भी बूंदी में सूर्य मिश्रण के जो दूसरे ग्रंथ हैं या जी उनके छंद हैं, उन सबको बूंदी का एक पर्यायवाची माना जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर सक्सेना साहब, भारत का इतिहास बदलकर उठ खड़ा हुआ है। आज इतिहास के विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं आरंभ करूंगा। आपने भारत का नाम जब लिया तो भारत को अगर ऋग्वेद में या जो प्रथम जैन तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव भगवंत, उनके पुत्र भरत के नाम पर अगर इनको लिया जाता है भारत के जी नामकरण को, तब भारत का इतिहास वर्तमान शीर्ष नेतृत्व के मार्ग निर्देशन में जिस रूप में अब नागरिक अधिकार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, नेट और स्पेसक्राफ्ट, एआई, इन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। जी जीडीपी भारत का बढ़ा है, भारत की मुद्रा सशक्त हुई है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत में संगठित और असंगठित सभी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आज नारी शक्ति का जो विकास हुआ, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड नाम दिया जाता है, जी 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 उसको देखते हुए भी लगता है कि अब भारत अपने उस रूप की तरफ बढ़ रहा है जहां प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था ने समग्र और समावेशी विकास का लक्ष्य दिया था, जी जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लिया गया है। वो पूरा इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS जी या भारतीय ज्ञान परंपरा, जी उसकी जड़ों पर आधारित है। उसमें समग्र विकास के प्रति आग्रह है और मनुष्य को अपनी स्वाभाविक भाषा, मातृभाषा में अध्ययन के अलावा विद्यार्थी को समावेशी अध्ययन का भी समय दिया गया है। जी कला का विद्यार्थी को विज्ञान का विषय पढ़ सकता है। तो सुविधाओं को महत्व दिया गया है। स्टूडेंट ऑफ डिप्रेशन के स्थान पर एक रिनोवेशन, इनोवेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये भारत का स्वर्ण युग है, जिसके लिए अब सभी भारतीयों को अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। और कर्तव्य को समझकर, जब प्लेटो ने कहा था नो दाई सेल्फ, अपने आप को जी पहचानो, तो अपने आप को पहचानना है, लेकिन विकास के लिए अपने आप को भुलाना भी है। ये करके ही हम इस शीर्ष राजनीति को सहयोग प्रदान कर सकते हैं, अपने कर्तव्य की पूर्ति कर सकते हैं। जी डॉक्टर सक्सेना साहब, हाड़ौती में इतिहास भरा पड़ा है। 12 ले लो, झालावाड़, कोटा, बूंदी, लेकिन इसको सरकारें आगे नहीं ला रही। ऐसे इतिहास को, जैसे कई किले हैं। क्या आपका मानना है इतिहासकार के रूप में कि ताकि आने वाली पीढ़ी उन चीज़ों को बारीकी से समझे?
हम भी मान के चलते हैं कि कॉलेज में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में ये विषय है, इतिहास जी पढ़ा जा रहा है। एंथ्रोपोलॉजी का भी एक पेपर कोटा यूनिवर्सिटी में लिया गया है। जब इन विषयों को पढ़ाया जा रहा है तो सरकार अपना प्रयास कर रही है। अब बात आती है कि जनप्रतिनिधियों को इसके लिए प्रेरित किया जाए कि शिक्षक, विद्यार्थी, शोधार्थी अपने प्रयत्नों से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाए कि यहाँ पर जो खजाना भरा पड़ा है, जो अतुलनीय संपदा अभी भी है। जी जी। एक प्रमाण देता हूँ मैं, राजस्थान में कालीबंगा है, हाँ वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है। जी जी। हड़प्पा कालीन उन मुद्राओं में राधा कृष्ण अंकित हैं। पहले माना जाता था कि राधा का पहली बार अस्तित्व आया 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद में। जी जी। लेकिन प्रागैतिहासिक काल में भारत ने ये सिद्ध कर दिया कि राजस्थान के एक क्षेत्र में राधा कृष्ण मौजूद थे, तो जयदेव को उसका श्रेय देना कोई मतलब नहीं रखता। उस बिल्कुल। दृष्टि से हाड़ौती में भी जो शाचित्र मिले हैं, दुर्लभ मंदिर हैं। केशवापाटन में मुनि सुब्रत नाथ का अतिशय क्षेत्र है, जैन जी। मंदिर। हाँ केशवापाटन में मंदिर भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कि ये माना जाता है कि देवी अहिल्याबाई इंदौर की रानी थी, जी। उन्होंने भी सहयोग दिया। तो इन सबको अगर देखा जाए तो यहाँ के निवासी अपने आप अपने क्षेत्र को समझकर और उसके लिए स्वयं प्रयास कर सकते हैं। जी इसलिए मैं जब पीएचडी कराता हूँ, रिसर्च पेपर लिखता हूँ या लिखवाता हूँ, जी। तो कोटा बूंदी क्षेत्र को ही प्रमुखता देता हूँ, केंद्र बहुत इसी को बनाता हूँ। बहुत सुंदर। डॉक्टर सक्सेना साहब, जाते जाते इतिहास के विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देकर जाएंगे? इतिहास विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है, उन भाषाओं के विशुद्ध रूप को समझिए, उनके अनुवाद पढ़िए, बहुभाषा भाषी बनिए। डॉक्टर मथुरालाल शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के प्रथम प्रधानाचार्य थे जी और उन्होंने कोटा का इतिहास भी लिखा और राजस्थान के अभूतपूर्व विद्वान थे। उन्होंने मुझे कहा था कि बहुभाषाविद होना अनिवार्य है अगर इतिहास को समझना है तो। जी। इसके अतिरिक्त इतिहास के विद्यार्थी को न्यूट्रल, तटस्थ भाव से रहकर ही इतिहास को पढ़ना है। उस समय न वो किसी का धर्म को मानने वाला होता है और ना ही किसी विशेष आइडियोलॉजी से उसका संवाद होता है जब वो इतिहास को पढ़ता है। जी डॉक्टर एस आर शर्मा ने अपनी एक पक्षपात लिखी थी उनके ग्रंथ में। उन्हें ग्रंथ था द क्रेसेंट ऑफ इंडिया। उसमें लिखा था, इतिहास को पढ़ते समय कल्पना शक्ति से उस युग में चले जाइए जिस युग में उस इतिहास की घटना ने जन्म लिया, वाह क्या तो बात। इतिहास के साथ न्याय होगा। डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि, पुरस्कार वगैरह आपको मिले हमारे दर्शकों को साझा करें। मैंने जो अध्यापन और लेखन किया उसके कारण मुझे राज्य सरकार ने 2 बार और बूंदी और कोटा के जिला प्रशासन ने भी 2-2 बार प्रवीणता पुरस्कार दिए हैं। मुझे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिली थी पीएचडी के लिए जी और इसी आयोग के 2 बार मैं रिसर्च प्रोजेक्ट भी ले चुका हूँ। वैसे इनसे बढ़कर मुझे जो पुरस्कार दिया प्रभु की कृपा से, वो थी मेरी पत्नी स्वर्गीय सविता सक्सेना, जिन्होंने 22 साल मुझे साहचर्य लाभ दिया और मेरे पुत्र क्षितिज, पुत्री डॉक्टर ईवा, मेरे दामाद अंकित शर्मा जी और मेरे नाती 2 वर्षीय अद्वैत का प्यार, वो मेरे जीवन की एक उपलब्धि है। मैंने अपने आप को समर्पित किया शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कल्याण कार्यों में। जी। इसके लिए मैं एक राष्ट्रीय संस्था सक्षम, जिसका पूरा नाम है समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल, वो दिव्यांगों के हितार्थ कार्य करती है। विशेष योग्य जन के जो 21 प्रकार के भाग हैं, उनके सभी के कल्याण के लिए हम लोग काम करते हैं। और भारत सरकार ने जो बनाया RPWD एक्ट 2016, जी विशेष योग्य जन के लिए पुनर्वास संबंधी कानून बनाया,
उसका हम प्रचार भी करते हैं। विशेष योग्यजन के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं उसके कारण सक्षम ने मुझे राजस्थान को उपाध्यक्ष का दायित्व दिया है। जी इसके अतिरिक्त कोटा में भी एक और संस्था है, अक्षम कल्याण संस्थान, वो भी दिव्यांगों और महिलाओं के कल्याण कार्य करती है। उसके उपाध्यक्ष के पद पर भी मैं कार्य कर रहा हूँ। तो इस दृष्टि से अपने आप को समाज के लास्ट मैन इन द लाइन जी तक पहुँचाना का जो यत्न है मेरा, उसे भी मैं अपने उपलब्धि मानता हूँ। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी, इतिहासकार। लंबे समय तक इन्होंने राज्य की सेवा की और कई विद्यार्थियों को पीएचडी करवाई। इसके अलावा कोटा बूंदी के इतिहास को इन्होंने आप तक पहुंचाया और काफ़ी शोध किया है और काफ़ी गहरी समझ है, और विद्यार्थियों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि इतिहास को बड़ी गहनता से पढ़कर आगे बढ़ें। आज ये हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। नमस्कार।